Hello everyone, welcome back to my channel Elemental Eureka. So today we are going to discuss about valence bond theory. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में सीखा है. सो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ जाकर देखो, काफ़ी हेल्पफुल वो वीडियो है. ठीक है, उसका हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट से पूरा इसका कॉन्सेप्ट सीखा है हायर लेवल तक. ठीक है, एंड आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. इसमें कैसे आपका वैलेंसी हम लोग वेरी करता है एंड कैसे आपका एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाता है, पाई बॉन्ड बनाता है. ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं. ठीक है, तो आई होप कि आप लोग लास्ट तक बने रहो इस वीडियो में. आप लोगों को काफ़ी चीज़ें सीखने को समझने को मिलेगी आज. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सीखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वैलेंसी किसे बोलते हैं. ठीक है, कि वैलेंसी क्या होता है, किसको वैलेंसी बोलते हैं, किसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. ये दो वर्ड होते हैं जो दोनों में डिफरेंस होता है. ऐसे तो सुनने में एक ही जैसा लगेगा कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंसी है, मतलब कि एटॉमिक ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे. बट ऐसा नहीं है, इन दोनों में डिफरेंस है. देखो, वैलेंसी होता है आपका कि कितने इलेक्ट्रॉन वो गेन करके आपका जो एटॉमिक जो भी आपका एटम है उसके आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या चाहता है कि ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है. वैलेंसी हमारा ये होता है कि कितने वो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है. अब वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसके आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेट्स से कि आपके पास क्या है, फ्लोरीन है. ठीक है, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं. अब ये क्या करेगा, इसकी वैलेंसी क्या होगी कि ये क्या करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये क्या कर लेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा. यहाँ पे ये मतलब है. ऐसा नहीं कि इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी 7 हो गई, नहीं. यहाँ पे क्या होता है कि आपका इसके पास क्या होता है कि इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाता है, इसमें ऐड कर देते हैं तो इसका क्या हो जाता है, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया. जिसका इसकी वजह से क्या हो गया, इसका यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. तो यहाँ पे वैलेंसी का यही मतलब है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल. मतलब कि वो स्टेबल होना चाहता है. इसका मतलब क्या है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहता है या फिर नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन करना चाहता है. अब वो कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, या फिर लेट्स से कि अगर जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम देख लें. ठीक है, लिथियम के आउटर मोस्ट सेल में क्या होता है, 1s2 2s1. अब ये क्या चाहेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट भी कर सकता है. क्योंकि यहाँ पे एस ऑर्बिटल में क्या होता है, हमारा डुप्लीट होता है. तो ये इसको 2 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या चाहिए होगा कि एक इलेक्ट्रॉन या तो दे या फिर एक इलेक्ट्रॉन ले ले. तो किसी भी कंडीशन में हमको क्या करना है, एट द एंड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना है. तो उससे हम लोग को क्या हो जाएगा, वो उसकी वैलेंसी हो जाती है. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर, और यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या होता है कि उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है. वो जैसे कि इसका फ्लोरीन का है तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6-7 होते हैं ना, 3 4 5 6 7. ठीक है, तो यहाँ पे ये बताता है कि इसके पास क्या है, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 7 है. इसकी वैलेंसी 7 नहीं है, इसकी वैलेंसी 1 है. क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये क्या करेगा, इस ऑक्टेट स्टेबिलिटी गेन कर लेगा. क्लियर है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी. वैलेंसी इट मीन्स कि आपका क्या है कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन करना चाहता है. वो किसी कंडीशन में होता है, शेयरिंग करे, लूज करे, गेन करे इलेक्ट्रॉन, कुछ भी कर सकता है. बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आपके आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपका क्या करता है, वो बताता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. जैसे कि ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 में हमारे पास उसके पास आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 होते हैं. तो वहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गया और वैलेंसी भी 1 हो गया. ठीक है, ग्रुप 2 में 2 होगा और यहाँ पे भी 2 होगा. ठीक है, एंड ग्रुप 13 में क्या होता है कि इसके आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं. एंड यहाँ पे इसलिए उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 3 हो गए एंड इसके वैलेंसी भी 3 हो गई. क्लियर है. एंड ग्रुप 14 में क्या होता है, सेम 4 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे एंड इसके वैलेंसी भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा. क्योंकि अभी तक तो ठीक है. एंड यहाँ पे जब चलते हैं कि ग्रुप 15 होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है. अब ये क्या चाहेगा कि इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यह 5 लूज करेगा या फिर 3 गेन करेगा. तो लूज करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 5 है और गेन करने के लिए 3 है. तो जो मिनिमम हो, यानी कि ये क्या कर लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन ये गेन करके वो स्टेबिलिटी गेन कर लेगा. सो इट मीन्स कि इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, ग्रुप 15 की 3 हो जाएगी. क्लियर. एंड सेम एज इट इज़ आपका ग्रुप 16 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गया एंड इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 8 - 6 कर लो या फिर यहाँ पे लिख सकते हो 8 - वैलेंस इलेक्ट्रॉन.
तो इससे इसकी क्या पता चल जा रही है कि वैलेंसी पता चल रही है। तो 8 में से 6 गया 2 विच इज वैलेंसी। ठीक है, सेम एज इट इज ग्रुप 17 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है एंड इसकी वैलेंसी की 1 हो जाएगी। एंड यहाँ पे ग्रुप 18 में तो आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसको ना इलेक्ट्रॉन लूज करना है ना इलेक्ट्रॉन गेन करना है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे बोलते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। बस आपको ये, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है वो आपका क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एंड वैलेंसी हो जाता है उसकी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए जो होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन या लूज करें, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करें। ओके, चलो ये क्लियर हुआ वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास आता है कि दो तरह के होते हैं वैलेंसी, कोवैलेंसी बोल लो जिसको, मतलब कि एक हमारा होता है इलेक्ट्रोवैलेंसी एंड दूसरा होता है कोवैलेंट। तो इस इलेक्ट्रोवैलेंट का मतलब है कि आपने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो उस कंडीशन में हमारा कैसा कंपाउंड बनता है, कैसे एटम पे चार्ज जनरेट होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इसमें देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या लूज टू फॉर्म अ आयनिक बॉन्ड। तो जब हम इलेक्ट्रॉन देंगे तो हमारे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जब इलेक्ट्रॉन लेंगे तो हमारे ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पे यही है कि यहाँ पे आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड का आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है? तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देख सकते हैं NaCl, अब इसमें क्या होता है कि आपके पास क्या होता है, ये कैसे ब्रेक करता है, Na प्लस Cl माइनस, है ना, Na प्लस Cl माइनस में ये ब्रेक करेगा। इसका मतलब क्या है कि इसने क्या किया, सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, ये लूज किया है, यहाँ पे क्या हुआ है, लॉस हुआ है इलेक्ट्रॉन का, और यहाँ पे क्या हुआ है, गेन हुआ है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो इसकी वजह से हम लोग इसकी को इलेक्ट्रोवैलेंसी जो हम लोग देखेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ सोडियम का देख लो, फिर आप क्लोज करेंगे। ठीक है, तो सोडियम में इसने क्या किया, कितने इलेक्ट्रॉन ये लूज किया है, यहाँ पे 1, और ये क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, यहाँ पे 1। तो ये दोनों की इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या आ गई, 1 आ गई। क्लियर हुआ सबको? ऐसे हम लोग कोवैलेंसी हम लोग फाइंड आउट करते हैं। एंड अनदर एग्जांपल लेते हैं हम लोग MgCl। ठीक है, ये कैसे ब्रेक करता है, ये Mg 2 प्लस एंड 2Cl माइनस, यहाँ पे मैं नीचे लिख देती हूँ, ठीक है, स्पेस नहीं, 2Cl माइनस। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ Mg, तो यानी कि इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं ये इससे पता चलता है, यानी कि 2 हो गया। और यहाँ पे अगर हम लोग सेम एज इट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन का देखें तो यहाँ पे 2 क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन पे एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया है वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, समझ में आया कि इलेक्ट्रोवैलेंसी किसे बोलते हैं एंड कोवैलेंसी किसे बोलते हैं। क्लियर हुआ सबको? ठीक है, अब ऐसा ही हम लोग देखते हैं हमारा क्या है, नेक्स्ट जो है कोवैलेंसी है। इसमें इलेक्ट्रोवैलेंसी में क्या था कि हमारा आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था, बट यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इट मीन्स कि शेयरिंग होगा, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म, यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर करने वाले हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, शेयर होगा। क्लियर हुआ सबको? तो यहाँ पे चलो फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि आपके पास क्या है, आपके पास अमोनिया है NH3। ठीक है, अमोनिया है, तो अमोनिया का हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2। ये आप लोग को पता होना चाहिए कि इस एटम में इसके एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, एंड उसके साथ साथ उसके आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन का हमारा कितना होता है कि 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटरमोस्ट सेल में। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, एंड उसके बाद हमारे पास क्या आता है, हाइड्रोजन आता है। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 होते हैं।
1, कितने यहाँ पे हाइड्रोजन दिए हुए हैं, 3 दिए हुए हैं, तो मैंने तीनों हाइड्रोजन को यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। एंड अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि शेयरिंग हो रहा है, तो ये क्या करेगा आपका नाइट्रोजन कितना, ये इसके पास टोटल कितने यहाँ पे बॉन्ड देख लो आप लोग, 1, 2 एंड 3। तो इसने नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाया, 3 बॉन्ड बनाया ना, कोवैलेंट बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन के साथ क्या बनाया, 3 बॉन्ड बनाया। तो यहाँ पे इसकी क्या हो जाएगी, कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू कितना होगा, कोई बताए, 1, 2, 3, यानी कि इसने कितने कोवैलेंट बॉन्ड बनाए हैं, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि 3। सेम आपका कोवैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन मतलब कि तीनों हाइड्रोजन का नहीं काउंट करना है, एक एटम हाइड्रोजन का बताना है कि उसने एक हाइड्रोजन कितने कोवैलेंट बॉन्ड बनाए। तो एक हाइड्रोजन हमारा कितना बॉन्ड बनाया है, 1 बॉन्ड बनाया है, तो जिसकी वजह से इसकी कोवैलेंसी क्या हो गई, 1 हो गई। क्लियर हुआ। चल एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे कि आपके पास CH4, कार्बन के पास आउटरमोस्ट शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2, 3, 4 होते हैं, सबको पता है, ठीक है। एंड हाइड्रोजन के पास भी कितने होते हैं, उसके पास 1 होते हैं। तो हमारे पास कितने हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हैं, चारों हाइड्रोजन को हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। अब आप बताओ कि यहाँ पे जो आपके पास कार्बन है, ये कार्बन जो है ये, इसने कितने कोवैलेंट बॉन्ड बनाए हैं, इसकी कोवैलेंसी क्या हो जाएगी, कोवैलेंसी ऑफ कार्बन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो कार्बन ने कितने बनाए हैं, 4 बनाए हैं, तो यहाँ पे इसकी कोवैलेंसी 4 हो गई। सेम कोवैलेंसी ऑफ आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। क्लियर है। तो इससे ऐसे हम लोग कोवैलेंसी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, किसी भी सेंट्रल एटम का हो या फिर साइड एटम का। तो एक और एग्जांपल है जो आप लोग के लिए है, ये आप लोग जाके आप लोग ड्रॉ करना और काउंट करना, PCl5। इसकी आप लोग को कोवैलेंसी बतानी है फॉस्फोरस की एंड क्लोरीन की, ये कितनी कोवैलेंसी है, ये आपका होमवर्क है। क्लियर हुआ। चल अगला देखते हैं। अब हमारे पास क्या आता है कि ठीक है, कोवैलेंसी तो हो गया। अब जितना भी हमारे पास क्या है कि कोई भी एटम है वो जैसे कि नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, फ्लोरीन है, जैसे कि फ्लोरीन कितने मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है वो हम लोग देखेंगे। क्लोरीन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, हालांकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब वो 7 इलेक्ट्रॉन यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन वो क्या कर रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। क्या फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा। कभी कभी आप लोग देखते हो कि क्लोरीन क्या करता है, वो 7 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, 7 इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाते हैं, बॉन्डिंग में चले जाते हैं, ठीक है। जैसे कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन के पास क्या होता है कि हमारे नाइट्रोजन क्या मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना पाता है। वही फॉस्फोरस जो है नाइट्रोजन फैमिली के जो हैं वो क्या करते हैं, वो 3 से ज़्यादा 5 बॉन्ड फॉर्म कर देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि यानी कि सेम फैमिली के भी होके भी उनके बीच में डिफरेंस आ जाता है, कि जस्ट बिकॉज ऑफ उनके पास क्या होता है, एक मेजर डिफरेंस होता है वैकेंट डी ऑर्बिटल। कि जैसे हम लोग थर्ड पीरियड में जाएंगे, वहाँ पे क्या होता है, डी ऑर्बिटल आ जाते हैं, और डी ऑर्बिटल की वजह से वहाँ पे कोवैलेंसी क्या हो जाती है, वेरिएबल हो जाती है। तो उसी को समझते हैं कि वेरिएबल कोवैलेंसी क्या होता है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि जितना मैक्सिमम हम लोग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखेंगे उतना ही हमारा कोवैलेंट बॉन्ड होगा, उसी को हम लोग वेरिएबल कोवैलेंसी बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, इसको इरेज कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है, क्लोरीन है, ठीक है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। तो उसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। यहाँ पे आर्गन 3s2 3p5, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, 3s का s ऑर्बिटल है, 3s है, और ये हमारा 3p है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसके s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए। एंड p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है, 1 2 3
4 एंड 5, ठीक है। लेकिन हमारा जैसे हम लोग थर्ड पीरियड में जाते हैं तो इसके पास इसका अपना क्या आ जाता है, डी ऑर्बिटल भी आ जाता है थर्ड पीरियड का, 1 2 3 4, ठीक है। ये आपका क्या हो जाता है, 3D हो जाता है, जिसमें कि आपका 3D में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 0 रहते हैं। तो हालांकि हम लोग इसको लिखते नहीं हैं, बट ये अंडरस्टूड है, ये अंडरस्टैंडिंग पे है कि थर्ड पीरियड में हमारा क्या आ जाता है, हमारा डी ऑर्बिटल आ जाता है, जो कि वैकेंट होता है, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसमें इलेक्ट्रॉन का फिलिंग भी होता है, ठीक है। तो ये समझ में आया। तो इसमें हम लोग कितने बॉन्ड बना सकते हैं, यहाँ से हमारे पास बॉन्ड बनाने के लिए कितना होगा कि जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने हमारे बॉन्ड बनेंगे। यानी कि यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे कितने बॉन्ड बनेगा, एक बॉन्ड बनेगा। क्लियर हुआ? चलो, ये इसका था क्लोरीन का ग्राउंड स्टेट था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका एक्साइटेड स्टेट भी निकालेंगे कि हमारा क्या होगा, यहाँ पे क्लोरीन क्या होगा कि इसके इलेक्ट्रॉन का एक्साइट करके, क्योंकि इसके पास घर है, इस इलेक्ट्रॉन को रहने के लिए अगर एक घर है दूसरा घर भी है तो वो तो दूसरे घर तो जाएगा ही, घूमने तो जाएगा ही। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एक्साइट करा के और इस वाले ऑर्बिटल में हम लोग इसको भेजते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसमें देखो क्या है, दिस इज योर 3s and this is your 3p, okay, and this is your 3d, 1 2 3 and 4। क्लियर है? समझ में आया ये मैं कैसे कर रही? तो इसमें हमारे 3s में तो एज इट इज 2 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में है, वो तो पेयरिंग में रहेंगे, एंड 3p में है हमारा ये पेयरिंग में, ठीक है। ये हमारा अनपेयर्ड था, और ये एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, ये 3d में चला गया, तो यानी कि हमारा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बचा और एक इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पे चला गया 3D में। क्लियर है? अब हमारे पास कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3, यानी कि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो इसका मतलब क्या है कि ये कितने बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड का ये फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे ये 3 बॉन्ड हो गया, इसमें जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना आपका क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा, उतना आपका ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो ये एक तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये वाले इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अभी भी डी के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, तो हम लोग ये क्योंकि सेमी सेल के हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि थर्ड पीरियड के हैं, तीनों सेमी पीरियड के हैं, तो ये कहीं पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे भी चावल चल रहो या फिर यहाँ पे भी रहो। तो एक्साइट करा देते हैं हम लोग ये वाले इलेक्ट्रॉन को, फिर यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में हम लोग देखते हैं क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल 3s एंड दिस इज योर 3p, 1 2 3p एंड दिस इज योर 3d, 1 2 3 4, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। तो जैसे कि 3s में तो एज इट इज हमारा ये क्या हो गया, 3s में हमारा क्या एज इट इज पेयरिंग है, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला जो पेयरिंग इलेक्ट्रॉन था वो क्या हो गया, एक्साइट होके 3d में चला गया, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये भी अनपेयर्ड हो गया, ये तो है ही अनपेयर्ड, और यहाँ पे एक नया इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। अब हम काउंट करेंगे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये कितना बॉन्ड बना सकता है, ये 5 बॉन्ड बना सकता है। समझ में आया? ये 5 बॉन्ड बना सकता है। ओके, यहाँ पर लिख नहीं पा रहे, ठीक है। तो ये 5 बॉन्ड बना सकता है। अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है कि वैकेंट डी ऑर्बिटल है और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग इसको भी क्या कर सकते हैं, एक्साइट करा सकते हैं। ये लो, चले जाओ तुम भी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको भी लिख लेते हैं। तो ये हमारा जैसे से हम लोग ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर जा रहा है वैकेंट डी ऑर्बिटल में, तो इसका ये क्या मतलब है, ये अपनी कोवेलेंसी को मतलब बढ़ा रहा है, यानी कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड ये इतना मैक्सिमम जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही मतलब है, 3s 3p एंड दिस इज योर 3d, ओके। तो हमारा 3s वाला भी जो पेयर था वो क्या हो गया, एक्साइट होके अनपेयर्ड में कन्वर्ट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ आ गया और एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ आ गया, ठीक है। एंड यहाँ पे है ये सारे इलेक्ट्रॉन है, और सॉरी यहाँ पे स्पिन अभी सेम ही रहेगा,
क्लियर हुआ? अब आप काउंट कर सकते हो कि कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से हम ये हमारा क्या कर लेगा, 7 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ऐसे ऐसे देखोगे तो फ्लोरीन है, फ्लोरीन में कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 होते हैं। तो फ्लोरीन क्या करता है, जनरली हमारा एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, बट उसी फैमिली का क्लोरीन होके वो क्या कर रहा है, मैक्सिमम 7 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर ले रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ इसकी वेरिएबल कोवेलेंसी की वजह से। क्लियर हुआ सबको? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? चलो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ एग्जाम्पल। जैसे कि आपके पास क्या है, HClO, क्लोरीन ही है, यहाँ पे देख लो HClO2। ओके, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। कोवेलेंसी ये वाला समझ में आया? चलो इसको क्लीन करके फिर हम लोग यहाँ पे अच्छे से एग्जाम्पल समझेंगे। चलो अब हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, इसको लेंगे सेम एग्जाम्पल। कैसे हमारा होता है, यहाँ पे HClO भी एग्जिस्ट करता है, HClO2 भी हमारा एग्जिस्ट करता है, HClO3 भी एग्जिस्ट करता है और HClO4 भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये सारे एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखोगे जैसे फर्स्ट वाले में कि आपका क्लोरीन वहाँ पे कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। फर्स्ट वाले में देखोगे तो आपका यहाँ पे क्लोरीन क्या कर रहा है, यहाँ पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, ये वाला फॉर्म आ गया। यहाँ पे इसने कितने कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन इसके क्या है, रिमेनिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। एंड सेकंड वाले में देखोगे आप तो यहाँ पे देखो क्लोरीन है, यहाँ पे इसने क्या किया, आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाया और इसके साथ एक OH भी है। अब यहाँ पे इसने कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया, 1 2 3 3 बॉन्ड बनाए, अभी भी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है। क्लियर है? अब थर्ड वाले में देख लो कि क्लोरीन क्या कर रहा है, क्लोरीन के पास यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और आ गए हैं, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये आपका OH हो गया। यानी कि 2 2 4 1 5, यहाँ पे अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, रिमेनिंग है। ये ऐसे वेरिएबल कर रहा है और ये सारे कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, क्लोरीन यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया। लास्ट वाला एग्जांपल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही और एक आपका OH हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इसके जितने भी वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन थे वो उसने क्या किया, सारा कोवेलेंट बॉन्ड, सारे क्या किया, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हो गया। तो यहाँ पे फ्लोरीन अगर इसकी जगह होता तो फ्लोरीन का ये सारे कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि फ्लोरीन हमारा एक ही बॉन्ड बना सकता है। बट यहाँ पे आपका क्लोरीन का क्या हो रहा है, सारे बॉन्ड, बिकॉज ऑफ वेरिएबल कोवेलेंसी की वजह से। क्लियर है? सबको समझ में आया? चलो, तो ये था हम लोगों ने सीखा कि आपका वैलेंसी क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोवेलेंसी क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, किसे बोलते हैं। ठीक है, ये बेसिक था, क्योंकि इसकी वजह से ही आगे आप जाओगे। तो जैसे VBT अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसमें आपका बॉन्डिंग होगा, ओवरलैपिंग होगा, तो कैसे कौन सा आइटम कितना ओवरलैपिंग कौन से ऑर्बिटल के साथ कर रहा है, वो सारी चीज़ें सीखने में ईजी रहेगा। क्लियर है? तो अब हमारा आया जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो आज का मेन टॉपिक है, विच इज़ आवर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये हमारे 4 साइंटिस्ट मिलकर ये इस कॉन्सेप्ट को बताए थे, इस थ्योरी को बताए थे। और चारों साइंटिस्ट, बिकॉज क्योंकि लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो था वो तो फेल हो गया, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें नहीं बता पाए, उनके थ्योरी में बहुत सारे ड्रॉबैक्स आ गए थे। बट उसके बाद से हमारे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आया, इन्होंने बताया कि अकॉर्डिंग टू VBT ही हम लोग बोलते हैं। ठीक है, आप लोग भी VBT ही बोलो कि अकॉर्डिंग टू VBT फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल,
ठीक है। फिर जो आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है उसमें क्या है कि हैविंग अपोजिट स्पिन क्या होगा कि मतलब जो भी आपके एटॉमिक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, अपोजिट स्पिन के साथ ओवरलैप करके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ पे इसका मतलब है कि मतलब कोई भी अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, आपका अपोजिट स्पिन ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अगर सेम स्पिन होते हैं तो वहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग देखो कि फॉर एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, आपके पास क्या है H2 मॉलिक्यूल, H2 गैस है, ठीक है। इसके पास क्या है, 2 हाइड्रोजन, यानी कि एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन हमारा ये है। हाइड्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कितने होते हैं, 1s1 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और S जो है हमारा क्या होता है, स्फेरिकल होता है, ठीक है, स्फेरिकल है। और ये भी क्या है हमारा, स्फेरिकल है। अब इनमें क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा नहीं है कि सेम ही स्पिन बना देंगे। स्पिन का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन अपवर्ड साइड में होगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड साइड में होगा, दोनों का स्पिन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का अगर अपवर्ड स्पिन है तो इस दूसरे का क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड स्पिन हो जाएगा, क्लियर। तो इन दोनों के बीच में तब क्या होगा, और इनके बीच का जो है हमारा, ये दोनों क्या करेंगे, एक एक्सिस होता है, कोई भी आपका एक्स एक्सिस मान लो, वाई एक्सिस मान लो, जेड एक्सिस मान लो, जिसको हम लोग इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बोलते हैं, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। ये हमारा, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में INA भी बोलेंगे। अब मैं मैक्सिमम टाइम INA ही यूज़ करूँगी, जिसका मतलब होगा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। तो आपका जो ये s ऑर्बिटल है वो क्या करेगा, अलोंग द एक्सिस आएगा, ठीक है, इसका न्यूक्लियस भी होता है। और ये वाला s ऑर्बिटल है, ये आएगा, इसके भी न्यूक्लियस होते हैं। और इन दोनों के बीच में जो हमारा इलेक्ट्रॉन जो है ओवरलैपिंग करेगा, वो आपका कैसे करेगा, इस वाले हाइड्रोजन का अपवर्ड स्पिन है, इस वाले का डाउनवर्ड स्पिन हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों का स्पिन क्या हो गया, अपोजिट स्पिन होने की वजह से यहाँ पे ओवरलैपिंग हो गया, और दोनों हाइड्रोजन के बीच में हमारा क्या आ गया, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, क्लियर। चलो दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि हमारा ये VBT क्या बताता है, ठीक है। कि जैसे कि हमारे पास क्या है, क्लोरीन है, Cl2 गैस है, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो यहाँ पे सॉरी कहाँ गया, तो इसके आउटरमोस्ट सेल में कितने, कौन से आता है, 3s2 3p5 आर्गन आता है यहाँ पे, ठीक है। आर्गन हम लोग रख के, तो यहाँ पे 3s2 3p5, यानी कि इसका जो हम लोग बॉन्डिंग कौन बनाएगा, जिसके आउटरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अनपेयर्ड होते हैं वो ही बना पाते हैं बॉन्डिंग। यानी कि हम लोग 3p का देख सकते हैं कि 3p में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है। यहाँ पे देखोगे 1 2, यानी 1 2 3 4 5, यानी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये p का है, ये क्या है, p का है। और p जो हमारा होता है जो डम्बल शेप होता है, ये आपका क्या होता है, डम्बल शेप होता है, ठीक है। ये अभी मैं आगे बताऊंगी कि किसका कौन सा शेप होता है। P हमारा क्या हो गया, डम्बल शेप हो गया। और डम्बल शेप में इस वाले P यानी कि 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन ये हो गया, एक क्लोरीन का P ये हो गया, ठीक है। तो दोनों क्लोरीन में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक का अपवर्ड स्पिन कर लो, एक का डाउनवर्ड स्पिन कर लो, और दोनों अलोंग द एक्सिस आके क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। ये क्या है आपका INA, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, अलोंग द न्यूक्लियस आएंगे और एक दूसरे को क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। ये देखो एक्सिस के अलोंग ही आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे जहाँ मन किया वहाँ आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, एक का अपवर्ड स्पिन है, दूसरे का डाउनवर्ड स्पिन है। तो यहाँ पे अपोजिट स्पिन की वजह से यहाँ पे क्या आ रहा है, ओवरलैपिंग हो रहा है, और इनके दोनों के बीच में हमारा क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, क्लियर हुआ। तो यही बताया था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कि यहाँ पे अपोजिट स्पिन क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। तो अब देखते हैं कि अब कितने टाइप के ये जो हमारे हैं शेप होते हैं, कि एस का कौन सा शेप होता है, पी का जैसे मैंने बोला एस का आपका स्फेरिकल होता है, पी का डम्बल होता है। तो ये सारी चीज़ें अभी हम सीखते हैं कि शेप ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, शेप ऑफ ऑर्बिटल देखेंगे अभी हम लोग। चल, तो
तो इसका क्या होता है, कैसा शेप होता है, स्फेरिकल होता है। ये आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप इसका डंबल बना दिया, पी का स्फेरिकल बना दिया, ऐसा नहीं होता है। इसका स्फेरिकल शेप होगा, यानी कि इसमें कितने एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, 1 ऑर्बिटल होता है, 1 ऑर्बिटल होता है, यानी कि एक यहाँ पे ऐसा बनता है, ठीक है। और ये आपका क्या होता है, स्फेरिकल होता है, ठीक है। क्लियर है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, ये डायरेक्शन लेस होता है। सेम हम लोग देखेंगे तो इसको हम लोग स्फेरिकल शेप बोलते हैं। और पी का देखो डम्बल शेप होता है। अब पी में कितने एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं ना, देखो हम लोग ड्रॉ करते तो हैं 1 2 3, ठीक है। तो इसका जो शेप होता है, तो इसमें क्या है, तीनों में क्या है आपका, क्या है, पी एक्स हो गया, तीनों एक्सिस में आएंगे ना, अलोंग द एक्सिस आएंगे, पी एक्स पी वाई एंड पी जेड, ठीक है। अब पी एक्स हो गया, हम लोग जैसे यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा क्या होता है, वाई एक्सिस होता है, और ये हमारा क्या होता है, जेड एक्सिस होता है, ठीक है। तो अगर एक्स एक्सिस के अलोंग अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं डम्बल शेप को, तो कैसा ड्रॉ करेंगे, तो हमारा पी के देखो अलोंग द एक्स एक्सिस हमारा डम्बल से कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो दिस इज योर पी एक्स। अलोंग द वाई एक्सिस this is your y and this is your py, and along the z axis this is your pz। क्लियर हुआ। तो ये डम्बल शेप होता है, इसको क्या हम लोग बोलते हैं, ऐसे डमरू की तरह जो होता है ना, वो आपका क्या होता है, डम्बल शेप हो जाता है। क्लियर। अब चलो डी का जो आता है डबल डम्बल शेप होता है, यानी कि ये तो सिंगल डम्बल था, जिसको हम लोग सिर्फ डम्बल बोले थे। अब हमारे इसमें क्या आता है, डबल डम्बल आ जाता है। इसमें इसका मतलब ये है कि आपका कितने यहाँ पे, पहले आप फाइंड आउट करो कि कितने यहाँ पे आपके पास ऑर्बिटल होते हैं। तो हमारे डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं। इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। अब 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल में कौन कौन से होते हैं यहाँ पे देख लो, 1 2 3 4, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, डी एक्स वाई हो गया, डी ये आपका क्या हो गया, डी वाई जेड हो गया, ये आपका क्या हो गया, डी एक्स जेड हो गया, ठीक है। एंड ये हमारा क्या है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड दिस इज योर डी जेड स्क्वायर। क्लियर है। अब ये मैंने क्यों लिखा है, ऐसे क्यों अलग अलग लिखा है, तो देखो मैं बताती हूँ। डबल डम्बल शेप है, इसमें 4 ऐसे ऐसे आएंगे, ये जैसे इसमें डम्बल में 2 है ना, तो डी वाले में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये जो डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड है, ये आपका क्या हो जाता है, नॉन एक्सियल हो जाता है। ये क्या होता है, नॉन एक्सियल। इसका मतलब क्या है, ये एक्सिस पे ना होके ये इन बिटवीन एक्सिस होते हैं, इसको हम लोग नॉन एक्सियल बोलते हैं। और ये दोनों जो है आपके क्या हो गए, एक्सियल होते हैं। इसका मतलब क्या है, ये अलोंग द एक्सिस से इनका क्या होगा, डम्बल शेप होता है। तो उसको हम लोग इसलिए यहाँ पे क्या आते हैं, आपको 2 टाइप के यहाँ पे डबल डी के ऑर्बिटल आते हैं। फर्स्ट वन इज योर नॉन एक्सियल एंड सेकंड वन इज योर एक्सियल, ठीक है। तो इसके जो लोब्स होते हैं वो इन बिटवीन एक्सिस होंगे, और इसके जो लोब्स होंगे आपके अलोंग द एक्सिस होंगे। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, आप लोग यहाँ पे देखो, ये हो गया एक्स, ये हो गया हमारा वाई, और ये हो गया हमारा z, x y और z। ये भी हमारा हो गया x y z। और ठीक से यहाँ आप देखिए y z, ठीक। और एक और हम लोग कर लेते हैं, एक्स वाई एंड जेड। अभी मैं बताती हूँ, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे डबल डम्बल के शेप होगा। तो आप लोग देखोगे डी एक्स वाई,
यानी कि एक्स वाई के बीच में हमारा क्या बन रहा है। अभी चाहो तो इसमें से ये वाला हटा सकते हो अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, एक्स वाई के बीच में है। देखो ये हो गया आपका डबल डम्बल, और ये आपका क्या होगा, डी एक्स वाई, ये ऐसा हो गया। ठीक है, एंड दूसरा क्या है, डी वाई जेड है। ठीक है, तो वाई जेड एक्सिस है ये वाला, वाई जेड है ना, तो इनके बीच में ये यहाँ पे बनेगा, ये वाला ऐसे हो गया और ये वाला ऐसे हो गया। ठीक है, एंड यहाँ पे देख लो वाई जेड, क्लियर हुआ। तो ये आपका क्या होगा, डी वाई जेड, वाई जेड एक्सिस के बीच में बन रहा है। अब आपका क्या आता है, थर्ड वन क्या है, डी एक्स जेड, यानी कि एक्स जेड के बीच में यहाँ पे ये वाला है, तो डी एक्स जेड। ठीक है, डबल डम्बल, यानी कि इसमें कितने होते हैं, 4 लोब्स होते हैं, जिसको हम लोग डबल डम्बल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, डी एक्स जेड हो जाएगा। क्लियर है, तो ये सारे आपके क्या आ गए, नॉन एक्सियल आ गए, नॉन एक्सियल। क्लियर है सबको, ये आपका क्या आ गया, नॉन एक्सियल आ गया। अब हम लोग देखते हैं, ड्रॉ करते हैं, आपके एक्सियल को करेंगे। ठीक है, हाँ एक्सियल को हम लोग कहाँ करें ड्रॉ, जब तो स्पेस नहीं है, चलो हम लोग इसी में करते हैं, इरेज कर दे करेंगे। हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, इसको इरेज करो, इसको मैं इरेज करती हूँ। आई होप ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, पी एक्स वाई, पी जेड, पी वाई, पी एक्स, पी जेड। अब हमारे पास क्या है, अब हम लोग पास 2 और ड्रॉ करने हैं डी के, और जो भी ऑर्बिटल है, डी एक्स वाई, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इसको, ये क्या होता है। मैंने अभी क्या बोला, ये एक्सियल है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका क्या हो रहा है कि ये अलोंग द एक्सिस हो रहे हैं। यहाँ पे एक्सियल है, इसका मतलब क्या है, अलोंग द एक्सिस होंगे। इस चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना। यहाँ पे आपका आ गया y, ये आपका आ गया x एंड दिस इज योर z। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो कि हमारा क्या, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे अलोंग दी एक्सिस होगा लोब्स हमारे। देखो समझ में आया, तो ये आपका क्या है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के, और यहाँ पे लोब्स के आगे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अलोंग दी है। ठीक है, तो ये हमारा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, एंड डी जेड स्क्वायर क्या हो जाता है, हमारा जेड एक्सिस के अलोंग हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो जेड एक्सिस के अलोंग हो गया, एंड इसके साथ साथ एक क्या होता है, एक रिंग होता है, एक यहाँ पे एक रिंग बनता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का रिंग है ये। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, डी जेड स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, ये सारे क्या हो जाते हैं, आपके एक्सियल हो जाते हैं। समझ में आया, तो डी वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, कॉम्प्लिकेशन नहीं है बट थोड़ा सा लेंदी है, तो इसको आप लोग अच्छे से समझोगे धीरे धीरे तो समझ में आ जाएगा। तो पहले आप लोग याद रख लेना कि नॉन एक्सियल कौन से होते हैं और एक्सियल हमारे डी ऑर्बिटल कौन से होते हैं। नॉन एक्सियल हो गया, इसका मतलब क्या है कि वो इन बिटवीन दी एक्सिस होगा। देखो तो तीनों इन बिटवीन दी एक्सिस है, एंड एक्सियल जो है वो हमारे क्या हो जाएंगे, अलोंग दी एक्सिस हो जाएंगे। यहाँ पे देखो ये अलोंग दी एक्सिस है, ये भी हमारा क्या है, अलोंग दी एक्सिस है। क्लियर है, और जो हमारा जो एफ जो होता है स्ट्रक्चर होता है, वो उसका जो शेप होता है वो डिफाइन नहीं हो पाता है, क्योंकि वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए हम लोग उसको समझ ही नहीं पाए, तो उसको डिफाइन भी नहीं कर पाते हैं। तो हमारा एस पी डी से ही काम चल जाता है। ठीक है, सबको समझ में आया, ये शेप ऑफ ऑर्बिटल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। एक बार आप लोग समझ लोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है, तो अब इसकी वजह से हमारा क्या होगा कि बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होगा वो कौन कौन से टाइप के होंगे, ये सारा ये डिसाइड करेगा कि कौन सा हमारा लोब्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, अलोंग द एक्सिस लोब्स यूज़ कर रहे हैं या फिर परपेंडिकुलर लोब्स यूज़ कर रहे हैं, वो सारे डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यही होने वाला है, टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड
यानी कि हमारा क्या हो जाता है कि इसमें कौन कौन से टाइप के बॉन्डिंग होते हैं। तो एक हो गया हमारा सिग्मा बॉन्ड बनता है, एक हमारा क्या होता है पाई बॉन्ड बनता है। अब सिग्मा बॉन्ड किसको बोलते हैं, सिग्मा जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, और पाई बॉन्ड जिसको, ये पाई हो गया आपका। ठीक, तो सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि जो क्या होता है ओवरलैप टेक प्लेस ऑन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, यानी कि हमारा जो मैंने INA बोला था ना कि अलोंग द एक्सिस अगर हमारा क्या होता है कि ओवरलैपिंग होता है, तो यहाँ पे जो बन रहा है बॉन्ड क्या होता है वो हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक, जिसको हम लोग एक्सियल भी बोलते हैं क्योंकि एक्सिस के अलोंग भी आ रहा है, या फिर को एक्सियल बोलो, या फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। यानी कि इसका हेड क्या हो रहा है कि आपस में दोनों मतलब इनका जो ओवरलैपिंग है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, काफ़ी अच्छा से होता है क्योंकि एक्सिस के अलोंग है, इनका डायरेक्शन यहाँ पर डिफाइन है। एंड सेम एज इट इज़ यहाँ पे देख लो कि पी बॉन्ड में क्या होता है, पाई बॉन्ड में सॉरी, एक ही यहाँ पे ओवरलैपिंग जो टेक प्लेस अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, यानी कि जो हमारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है ये हमारा, इसके ऊपर होगा यहाँ पे ओवरलैपिंग होगा और इसके नीचे ओवरलैपिंग होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है पैरेलल ओवरलैपिंग हो रहा है, इसको नॉन एक्सियल भी बोल दो, इसको साइड वाइज ओवरलैपिंग भी बोल सकते हो। जैसे कि हमारा इसमें क्या हो गया पी ऑर्बिटल है, तो पी ऑर्बिटल इसके परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगा, और यहाँ पे इन दोनों लोब्स के बीच में ओवरलैपिंग होगा। अलोंग द एक्सिस के हमारा क्या हो रहा है परपेंडिकुलर अबव दी हो रहा है और बिलो दी ओवरलैपिंग हो रहा है। तो इसको हम लोग ये आपका साइड वाइज भी बोल सकते हो कि जैसे कि अगर हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रहे तो हमारा जो स्फेरिकल है वो सामने से आ रहा है, अगर वहीं हमारा पी ऑर्बिटल है वो आपका क्या आ रहा है साइड बाई साइड ओवरलैपिंग कर रहा है। तो इसकी वजह से ये हमारा पार्शली ओवरलैप होता है, स्ट्रांगली उतना अच्छा ओवरलैप नहीं हो पाता है, जिसको हम लोग वीक भी बोलते हैं। वही हमारा अगर सिग्मा बॉन्ड होता है तो उसमें क्या होता है ये यहाँ पे कंप्लीट ओवरलैप हो रहा है, और ये हमारा क्या जाता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाता है। पाई बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाते हैं एज कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड। समझ में आया? सिंस इसका क्या होता है कि डायरेक्शन ऑफ ओवरलैप इज फिक्स्ड, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है आपका जो सिग्मा बॉन्ड है अलोंग द एक्सिस आ रहा है, तो इसकी वजह से एक्सिस की वजह से इसका डायरेक्शन फिक्स्ड हो जाता है, तो इसको हम लोग डायरेक्शनल भी बोलते हैं। और वहीं आपका जो पाई बॉन्ड है यहाँ पे क्या है ये नॉन डायरेक्शनल होता है, बिकॉज ऑफ डायरेक्शन ऑफ पाई बॉन्ड इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि पाई बॉन्ड बनने से पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है। कभी भी हमारा जो डबल बॉन्ड होता है इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है एक पाई बॉन्ड होता है, तो जो हमारा सिग्मा बॉन्ड का जो एक्सिस डिसाइड करता है वही हमारा पाई बॉन्ड का एक्सिस हो जाता है। इसका खुद का कोई एक्सिस नहीं होता है पाई बॉन्ड का, लेकिन सिग्मा बॉन्ड के एक्सिस को ही हम लोग पाई बॉन्ड के एक्सिस को बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये वाला थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपका यहाँ पे साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है पाई बॉन्ड में, एंड इसमें ये स्ट्रांगली नहीं होता है, ये वीक होता है, ये पार्शियल ओवरलैप होता है, एंड ये नॉन डायरेक्शनल होता है। क्लियर हुआ? यहाँ तक में किसी को कोई डाउट कोई दिक्कत तो आप लोग बताओ, वरना हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास आएगा जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखो आप लोग एग्जाम्पल, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि आपके पास क्या है यहाँ पे पिरिडीन है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। इसमें हम लोग को फाइंड आउट करना है कितने सिग्मा बॉन्ड है कितने पाई बॉन्ड है। तो सबसे पहले पिरिडीन नाम से ही आप लोगों को पता होना चाहिए कि कितने इसमें इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो पिरिडीन जस्ट लाइक अ बेंजीन की तरह होता है, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है और यहाँ पे ऐसे हो गया। क्लियर है? अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसमें कितने पाई बॉन्ड है कितने सिग्मा बॉन्ड है, यानी कि जितने भी कार्बन है उसके पास सबके पास अपना क्या है हाइड्रोजन है। ओ सॉरी नीचे हो गया, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, दिखेगा नहीं तो। ठीक है, सारे कार्बन के पास क्या है अपना हाइड्रोजन है, तो वो जो कि हम लोग नहीं दिखाते हैं, बट एक्चुअल में इस कार्बन के पास 4 वैलेंसी होते हैं, तो 4 बॉन्ड तो बनाएगा ही। अब इसमें आप सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि कितना हो गया 11 सिग्मा बॉन्ड हो गया, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन का भी ये भी तो सब सिग्मा बॉन्ड है। अब पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे 1 2 3, ये हमारा पाई बॉन्ड हो गया। ऐसे काउंट करो, क्योंकि जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। जो सिंगल बॉन्ड होता है उसमें सिर्फ क्या होते हैं आपके सिग्मा बॉन्ड होते हैं।
क्लियर है? तो यहाँ पे हाइड्रोजन वाला भी हम लोग सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं। क्लियर हुआ? अच्छा, अब हम लोग देखेंगे कि हमारा जो सिग्मा बॉन्ड तो बन रहा है कि स्ट्रॉन्ग होता है, काफ़ी उसको डायरेक्शनल भी होता है, ठीक है, वो चीज़ें तो क्लियर हुआ। बट ये सिग्मा बॉन्ड बनता कैसे है? हम लोगों ने इसके प्रॉपर्टीज़ तो पढ़ लिए कि टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, कैसे सिग्मा बॉन्ड कौन कौन से कंडीशन में बन सकता है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो पहला हम लोग देखेंगे जब हमारा एस ऑर्बिटल हो और उसके साथ एस ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग कराए, तो उसके बाद से हम लोग देखेंगे एस ऑर्बिटल का हम लोग पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कराए तो, एंड पी ऑर्बिटल का पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कराए तो हमारा सिग्मा बॉन्ड बनता है। कैसे बनता है इसको हम लोग अभी देखते हैं, ठीक है। चलो, तो हमारा एस ऑर्बिटल क्या होता है आपका? स्फेरिकल होता है, सबको पता है। तो ये स्फेरिकल हो गया और हमारा ये क्या हो गया आपका एक्सिस हो गया, ठीक है। तो एक तो इस वाले कंडीशन में हमारा क्या आ जाएगा, ओवरलैपिंग हो जाएगा, या फिर आप वाई वाला रख लो, वाई एक्सिस रख लो, तो यहाँ पे भी यहाँ पे ओवरलैपिंग करा देना आपको, ठीक है। यहाँ पे ओवरलैपिंग हो गई, ये आपका वाई एक्सिस हो गया और ये आपका जेड एक्सिस हो गया। तो यहाँ पे इन सारे कंडीशन में आपका क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, इन सब में क्या बन रहा है आपका, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, क्योंकि दोनों ऐसे से अलोंग द एक्सिस ही आएंगे। एंड दूसरा देख लो हम लोग, एक आपका क्या है एक्स एक्सिस देख लेते हैं, फिर वाई हम लोग एक्सिस देखेंगे, फिर जेड एक्सिस देखेंगे, ठीक, एक्स वाई जेड। यहाँ पे क्या है, एक्स एक्सिस में क्या है आपका कि एक तो हमारा एस ऑर्बिटल है जो कि स्फेरिकल है, दूसरा पी है जो कि डम्बल है। तो अलोंग द एक्सिस आ रहा है, तो देखो, तो यहाँ पे हमारा जो ओवरलैपिंग हो रहा है इससे भी हमारा क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। क्लियर है? सेम आपका यहाँ पे वाई में देख लो कि यहाँ पे एस का स्फेरिकल आ गया और पी का आपका डम्बल आ गया, यहाँ पे आपका ओवरलैपिंग हो रहा है, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। सेम आप अलोंग द जेड एक्सिस देख लो, ये एस का स्फेरिकल आ गया एंड आपका यहाँ पे पी का डम्बल आ गया, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग से हमारा क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। सबको समझ में आया सिग्मा बॉन्ड कैसे कैसे बन रहा है? चलो अब पी का देख लेते हैं हम लोग कि पी के अलोंग द एक्सिस कैसे होगा। अलोंग द एक्सिस देखेंगे एक्स एक्सिस, तो हमारा क्या करना होगा कि यहाँ पे हमारा दोनों लोब्स क्या करने होंगे, आपके पी एक्स वाले ही लेने होंगे। ये आपका वाई हो गया और ये आपका जेड हो गया, ठीक है। तो हमारा एक पी एक्स लेंगे, दूसरा भी पी एक्स लेंगे, तभी हमारा क्या बन पाएगा, यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर एक्स के अकॉर्डिंग है, तो पी एक्स और पी एक्स होगा, तभी हमारे यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन पाएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर है? सेम एज इट इज अलोंग द वाई एक्सिस है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, पी वाई और पी वाई ही लेंगे वही। तो इसमें हमारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है, यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है आपका, एक्स है, यहाँ पे वाई है, यानी कि पी वाई वाला ही लेंगे हम लोग। देखो, तो यहाँ पे हमारा क्या ओवरलैपिंग हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। एंड यहाँ पे हम लोग सेम पीजेड ले लेंगे, तो उनके बीच में हमारा क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग से हमारा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर हुआ सबको? तो यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो सिग्मा बॉन्ड हमारा एस के ओवरलैपिंग से भी बन सकता है, सिग्मा बॉन्ड हमारा sp के ओवरलैपिंग से भी बन सकता है, एंड सिग्मा बॉन्ड हमारा pp और वाइटल के ओवरलैपिंग से भी बन सकता है। क्लियर हुआ सबको? ठीक है। चलो, अब हम लोग, ये तो हमारा हो गया सिग्मा बॉन्ड। दूसरा हम लोग देखेंगे पाई बॉन्ड। दूसरा हम लोग देखने वाले हैं पाई बॉन्ड। पाई, ठीक है। दूसरा हम लोग पाई बॉन्ड देखेंगे। अब पाई बॉन्ड हमारा कौन कौन से कंडीशन में होगा उसको हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कि या तो हम लोग यहाँ पे px का ओवरलैपिंग कराते हैं, तो हम लोग देखते हैं, क्योंकि सिग्मा इस स्फेरिकल जो हमारा एस ऑर्बिटल है वो स्फेरिकल होता है, वो हमारा ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड बनाता है, वो पाई बॉन्ड नहीं बना सकता है।
ठीक है। पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हम लोग पी वाले ऑर्बिटल से देखेंगे, पी वाला बनाएगा, डी वाला बनाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो पी एक्स के बीच में हमारा पाई बॉन्ड बनेगा, तो वो देख लेते हैं हम लोग। अगर तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन है। अगर किसी कंडीशन में अगर हम लोगों ने देखा है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमारा अगर वाई होता है तो हमारा क्या होगा, यानी कि हम लोग वाई हो गया आपका ये वाला, ठीक है। और पी एक्स है, यानी कि पी एक्स जो है हमारा एक्स एक्सिस ये वाला है, तो इसके अलाउंग द एक्सिस हम लोग अगर पी एक्स बनाएंगे, ये हमारा हो गया पी एक्स एंड ये हमारा हो गया पी एक्स। समझ में आया? तो यहाँ पे देखो, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, यहाँ पे इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगा, यहाँ पे इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगा, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। क्लियर है? अब हमारा क्या है, इंटरन्यूक्लियर अगर एक्सिस हमारा क्या हो जाए, जेड हो जाए तो क्या होगा, यानी कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमारा क्या हो गया, ये जेड हो गया, ठीक है। और हमारा क्या है, ऑर्बिटल कौन कौन से हैं आपके, पी एक्स है, यानी कि जो है कि आपके एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो ये कुछ ऐसा है ना। तो यहाँ पे और यहाँ पे ओवरलैपिंग अलोंग द एक्सिस के अबव होगा और बिलो होगा, तो यहाँ पे भी हमारा क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर? तो फर्स्ट हमारा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन से कंडीशन में होता है, ये हो गया। चलो दूसरा देखते हैं हम लोग कि अगर आपके पास क्या है, पी वाई, सेम एज इट इज आप पी वाई भी कर सकते हो, इनके बीच में भी बस आपका डिसाइड करना है कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सा है। तो यहाँ अगर हमारा क्या है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर हम लोग एक्स मानते हैं तो हमारा उस कंडीशन में क्या होगा, फिर अगर दूसरा हम लोग देखेंगे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमारा क्या है, जेड हो, क्योंकि अलोंग द पी, तो पी वाई तो लिया ही है, तो उसके परपेंडिकुलर वाले हम लोग एक्सिस लेंगे ना, सेम एक्सिस ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। अब वहीं अगर हम लोग परपेंडिकुलर वाले एक्सिस लेते हैं तो उस कंडीशन में हमारा पाई बॉन्ड बनता है। तो जैसे कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमारा क्या एक्स है, ये वाला एक्स है, और पी वाई ऐसे हो गया, ठीक है। तो इनके बीच में ओवरलैपिंग से हमारा क्या बन गया, पाई बॉन्ड बन गया, ठीक। फिर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमारा क्या है, ये जेड है, ये एक्सिस है, और हमारा पी वाई है, तो ये क्या है आपका अबव दी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ओवरलैपिंग से, दोनों लोग के ओवरलैपिंग से हमारा क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा। सेम एज इट इज आप लोग पीजेड का भी कर सकते हो, उसमें इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाई ले लेना, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स ले लेना, तो हमारा वहाँ पे बन जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? किसी को कोई डाउट है ना? चलो अब तो ये हो गया हमारा पी का हो गया। चलो पी वाला भी लिख लेती हूँ मैं, पी जेड प्लस पी जेड, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग को डिसाइड करना है मेन कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सा है हमारा, ठीक है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर आप एक्स लेते हो तो हमारा ये हो गया इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स, ठीक है। और एक्स में अगर पीजेड करोगे ये थोड़ा सा टिल्ट होगा, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होकर पाई बॉन्ड बन जाएगा। अगेन हमारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर हम लोग वाई लेते हैं तो दिस इज योर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक। और हमारा जो डी डम्बल है, मतलब पी डम्बल है, वो जेड के लॉन्ग है, तो कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग से हमारा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो तीन कंडीशन पी का देख लो, सारे कंडीशन देख लो, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस डिसाइड पता होना चाहिए, तभी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ठीक है। ये तो हमारा हो गया पी वाले हो गए ऑर्बिटल, पी एक्स का ओवरलैपिंग पी एक्स के साथ। अगर हम लोग पी का ओवरलैपिंग डी के साथ कराए तो क्या होगा, है ना। तो उसको भी हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अगर हमारा पी का ओवरलैपिंग क्या हो जाए, डी के साथ हो जाए तो क्या होगा, कैसे हमारा यहाँ पे ऑर्बिटल बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा, ऑब्वियसली पाई बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो हमारा अगर यहाँ पे हम लोग देखें, अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो है हमारा एक्स है, तो यहाँ पे देखो एक्स हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा, पी का देख लो ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल हमारा अगर यहाँ पे पी वाई है, और डी देख लो आपका, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग से हमारा क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा, ठीक। एक कंडीशन तो ये हो गया। एंड दूसरा हो गया कि अगर डी का ओवरलैपिंग डी के साथ करा दे तो क्या होगा,
तो सेम आपका देख लो, डी का डबल डंबल होता है, एक डी का डंबल ये हो गया एंड दूसरे डी का डंबल आपका क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ओवरलैपिंग से देखो, एक ओवरलैपिंग अबव दी हो रहा है, एक ओवरलैपिंग बिलो दी हो रहा है, तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं, पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, ये हम लोगों ने आज ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल के से हम लोगों ने देखा, सीखा। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट आई थिंक नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बस आपको यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस देखना है पीपी के ऑर्बिटल में, ओवरलैपिंग में, और एसएस का तो ईजी है। ठीक है, तो आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी अगले लेक्चर में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे कि कौन कौन से कंडीशन में हमारा एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, तो उसके आगे का क्या कौन सा, उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखेंगे, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। ठीक, तो बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड लोग को भी बता सकते हो। ओके, टाटा बाय बाय।